आज का वीडियो है इज़ ऑल अबाउट स्पाउस ओपन वर्क परमिट। सो आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि जो मेन रीजंस होते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट रिजेक्शंस के वो कौन से होते हैं और क्या सोल्यूशंस हैं। एक एक करके हम सारे रीजंस जो मेन हैं रिजेक्शंस के वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सोल्यूशंस है, कैसे आपको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी चाहिए या फिर क्या आपको नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके रिजेक्शंस के चांसेस जो हैं वो हो जाए कम। हाय, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं पंजेरियन। पंजेरियन इज़ ऑल अबाउट इमिग्रेशन टू कैनेडा लाइफस्टाइल and sometime I also do tech reviews. So if you're interested in those topics, do consider subscribing to Panjerian. So सबसे पहले जो सबसे कॉमन रीज़न है रिजेक्शन होने का वो होता है फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या फिर आपका फाइनेंशियल प्रूफ्स जो आपने सबमिट किए हैं। सो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले है कि जो आपने फाइनेंशियल प्रूफ में क्या दिखाया है, कितना आपने पैसा दिखाया है और उसका सोर्स क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटस में वीज़ा ऑफिसर बेसिकली यही देखते हैं कि आप अपने आप को कनाडा में सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं, या आपके साथ जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, अगर आपके बच्चे आ रहे हैं साथ में, तो आप जितने भी लोग आ रहे हैं आप अपने आप को कनाडा में सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं। प्रूफ के लिए आपको क्या दिखाना है? सो प्रूफ के लिए आपको दिखानी है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपकी कुछ एफडीज़ हैं वो दिखा सकते हो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स में, यू हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड, सो यू कैन ऑल्सो शो योर gold investment. You can get a CA certificate for your net worth which includes any kind of jewelry. वो आप CA से एक रिपोर्ट बनवा के वो ऐड कर सकते हो साथ ही में। लेकिन आपको ये भी प्रूव करना होगा कि ये जो फंड्स आप दिखा रहे हो इसका सोर्स क्या है। सो आपको उसको दिखाने के लिए क्या क्या करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, सो आपको दिखानी है अपनी सैलरी स्लिप, कम से कम 3 महीने की आप सैलरी स्लिप लगा सकते हो और साथ में लगा दो अपना IT रिटर्न। So IT return, make sure you at least add 2 years of IT return. You can also show your employee provident fund statement. So ये जो है ये चीज़ें प्रूव करती हैं आपकी इनकम, आपकी सोर्स ऑफ फंड, खास करके IT रिटर्न, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ही डॉक्यूमेंट है विच शोज़ आपने पिछले सालों में कितनी इनकम कमाई है। एंड IT रिटर्न इज़ समथिंग which is recognized by a visa officer in Canada to prove your income back home. So make sure you add your IT return statements. अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उस केस में भी आपको दिखानी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और आप दिखा सकते हो अपनी करंट अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपकी जो भी इनकम है, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो अकाउंट स्टेटमेंट एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स आप लगा सकते हो विथ योर एप्लीकेशन। सो ये तो था व्हाट यू शुड शो फॉर योर फाइनेंशियल प्रूफ। अभी कितने पैसे दिखाने हैं? सो इसका सीधा सा कैलकुलेशन है। आप ये देख लीजिए कि आप कितने महीने कनाडा में आप रहने वाले हो और कितने महीने का आपको जो वीज़ा है वो मिलने वाला है बेस्ड ऑन योर स्पाउस स्टडी परमिट एक्सपायरी डेट। सो आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा जब तक आपकी वाइफ का जो स्टडी परमिट वैलिड है। सो उतने महीने का एवरी मंथ का खर्चा कितना आएगा वो आप अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करके जो प्रोविंस में आप रह रहे हो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप कम से कम उतने जो पैसे हैं ज़रूर दिखाइए, उससे कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो मेक श्योर यू कैलकुलेट दैट इन एडवांस एंड जितने महीने आप रहने वाले हो कनाडा में उससे ज़्यादा ही दिखाओ, उससे कम तो बिल्कुल मत दिखाना। सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट हाउ मच फंड यू नीड टू शो। सो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर शोइंग योर फाइनेंशियल स्टेटस? सबसे पहला है कि यू डू नॉट डिपॉजिट एनी मनी इन योर अकाउंट विच यू आर शोइंग एज अ फाइनेंशियल प्रूफ वेरी क्लोज टू योर एप्लीकेशन डेट। सो अगर आपने 10 दिन पहले एप्लीकेशन डेट डाली है, सो मेक श्योर उस दिन से जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली है उससे 6 महीने पुराने फ़ंड्स आप दिखाएं। 1 महीने पहले आपने कुछ फ़ंड्स डाले हैं या 2 महीने पहले या 10 दिन पहले, वो फ़ंड्स आप बिल्कुल ना दिखाएं। उसके वजह से वीज़ा ऑफिसर के मन में उस एक डाउट आ जाता है, भैया इतने सारे पैसे इस बंदे के पास अचानक से कहाँ से आ गए। सो दैट डेफिनेटली रेजेस ए क्वेश्चन। सो डू नॉट डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट क्लोज टू योर एप्लीकेशन डेट। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं दिखानी है वो है एनी काइंड ऑफ लोन। सो वेदर इट इज़ एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन, मेक श्योर यू डू नॉट शो दैट
in your financial statement because that money is definitely not yours money, it's a borrowed money. दूसरा जो सबसे मेन रीज़न होता है रिजेक्शन का इज़ वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट कन्विंस्ड यू विल लीव कनाडा आफ्टर योर स्टे इज़ ओवर. सो बेसिकली इसमें जो रिजेक्शंस आते हैं वो सेक्शन 201 के अंदर आते हैं, जिसमें वीज़ा ऑफिसर ये बोलते हैं कि बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड ही इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट यू विल लीव कनाडा आफ्टर योर स्टे इज़ ओवर, और दे कैन से he is not convinced you will leave Canada based on your financial status या फिर financial proof which you have submit. So इसका क्या solution है? So इसका main solution ये है कि जब आप अपनी फाइल लगाते हो so make sure you have a very strong statement of purpose या फिर letter of explanation भी हम बोल देते हैं उसको for the visa officer wherein you write, so you have to write in the purpose of statement basically why you want to go to Canada. Make sure you include that document. So अगर आपको और डिटेल चाहिए ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सो मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड गो टू दैट वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट द स्टेटमेंट ऑफ explanation format which I have included in that video. Make sure you check that video and also refer to that document. दूसरा जो इसके अंदर रीज़न होता है ये होता है कि he is not convinced based on your financial status that you will leave Canada. So to avoid that rejection you have to show any personal asset which you own in India. अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पेरेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है so make sure you also include in that property with your application. So show maximum physical assets आपके जो आपके नाम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है. अगर आपके पेरेंट के नाम पे है सो वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर वो आपके नाम पे नहीं है आपके पेरेंट्स के नाम पे है सो ऑल्सो ऐड योर नेम इनटू दैट प्रॉपर्टी. अगर आपका कोई लैंड है, अगर आपका कोई फ्लैट है या आपके पास कोई लग्जरी कार है और सो एनी काइंड ऑफ एसेट विच कनेक्ट्स यू बैक टू योर होम कंट्री वो आप ज़रूर दिखाइए. सो उसके वजह से आपका एक रीज़न बन जाता है वापस इंडिया जाने का कि आपकी क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपका फ्लैट है, सो एक रीज़न हो जाता है वीज़ा ऑफिसर के पास कि आप ज़रूर वापस इंडिया जाओगे. सो मेक श्योर यू इंक्लूड ऑल योर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ और योर फैमिली प्रॉपर्टी विथ योर एप्लीकेशन फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट. सो अलॉन्ग विथ योर पर्सनल एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, मेक श्योर यू ऑल्सो फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड जो आपके फाइनेंशियल्स इनकम प्रूफ है, आपके जो ITR रिटर्न्स है वो भी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगा रहे हो. थर्ड जो कॉमन रीज़न होता है रिजेक्शन होने का वो होता है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स. सो मेक श्योर you have checked each and every documents before you submit your applications. So जो important documents लगते हैं for spouse open work permit, जो सबसे important documents मेरे हिसाब से होता है enrollment letter. So जब आपके spouse कैनेडा आते हैं तो उनके कॉलेज से एक enrollment letter मिलता है. So make sure वो आपने enrollment letter अपनी application के साथ ज़रूर attach किया है. दूसरा, make sure you have attached your marriage certificate. जो marriage certificate होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर आपकी कोई विलेज में हुई है सो जो विलेज की पंचायत है या फिर जो जिला परिषद है वहाँ से वो सर्टिफिकेशन होने चाहिए. अगर आपकी सिटी में हुई है सो जो भी वो सिटी में जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वेडिंग का, मैरिज का, वो आपको इंक्लूड करना है, ना कि जो आपको जो रिलीजियस प्लेस में आपकी वेडिंग हुई है वो वाला. सो अगर फॉर इंस्टेंस आपकी कोई मंदिर में हुई है या चर्च में हुई या गुरुद्वारे में हुई है सो वहाँ से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला है सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड वेडिंग प्रूफ. सो मेक श्योर वेडिंग प्रूफ इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है. सो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू नो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं विद योर स्पाउस ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशंस, गो एंड चेक दैट वीडियो. जो फोर्थ रीज़न होता है रिजेक्शन का वो ये हो सकता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट कन्विंस्ड विद योर रिलेशनशिप. सो ज़्यादातर ये जो रिजेक्शन आता है वो न्यूली वेड्स कपल्स में आता है जिनकी हाल ही में शादी हुई है और उन्होंने बहुत सारा जो अपना टाइम है शादी के बाद एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया है.
सो उस केसेस में ऐसा रिजेक्शन केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें वीज़ा ऑफिसर ये कन्विंस नहीं होते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। सो अगर आपकी भी शादी रिसेंटली हुई है और आपको आया है रिजेक्शन बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप रीज़न, सो मेक श्योर, सो उसका जो एक ही सोल्यूशन ये है कि यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टुगेदर। सो ज़्यादातर जो एडवाइस किया जाता है ये है कि आप अपने स्पाउस को वापस बुलाएं एंड जब भी उनको टाइम मिले एंड यू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर सो दैट यू कैन शो एविडेंस। जैसे आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की आप ट्रिप दिखा सकते हैं, आप कहीं पे रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आप कहीं बाहर कोई इंडिया में कोई दूसरी सिटी में आप कहीं घूमने जा रहे हैं। सो वो सारे जो एविडेंस है इकट्ठे करके आप दिखाइए एंड सो दैट वीज़ा ऑफिसर हैज़ मोर प्रूफ फॉर द genuineness of your relationship. So fifth common reason could be family ties. फैमिली टाइज जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा एक रीज़न है, इसको क्रैक करना इज़ नॉट वेरी ईजी। सो होता क्या है कि यू नेवर नो जब आपका स्टडी परमिट अप्रूव हुआ था, सो बेस्ड ऑन योर फैमिली बैक होम वीज़ा ऑफिसर ने ये सोच के दिया था आपको स्टडी परमिट की आपकी जो बच्चे हैं, आपकी स्पाउस है, जिसके वजह से आप जो है वापस जाओगे टू योर फैमिली वंस योर स्टडी इज़ ओवर। सो होता क्या है कि फैमिली टाइज के वजह से वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है जब आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट डालते हो विथ योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ज़्यादातर ये जिनकी बिग फैमिलीज हैं उसमें ये रिजेक्शन केसेस देखने को मिलते हैं और वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे सभी इधर आ जाएंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्क ऑफ ओवर स्टे है कनाडा में वो बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट इन दी इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा। अभी आप बोलोगे कैनेडा के इंटरेस्ट में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं जैसे बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री है और विच पुट्स बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट टू एजुकेट दोज चिल्ड्रन, सो विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा, क्योंकि आप अभी भी कैनेडा में यू आर ऑन अ टेम्पररी रेसिडेंट परमिट, यू आर नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट और यू आर नॉट अ सिटीजन येट। सो ये कैनेडियन इंटरेस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कनाडा में जिसे हम बोलते हैं एंकर बेबी। सो एंकर बेबी होता है क्या है कि जैसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, जो टूरिस्ट हैं वो कनाडा में आके उनके यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, बेबीज हो जाते हैं एंड दैट बेबी बिकम्स अ एंकर बेबी फॉर दोज पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि वो बेबी के वजह से नाउ पेरेंट्स कैन come to Canada because by birth the children or the child gets Canadian citizenship, so the child becomes a anchor baby for the parents. So same concept है जब आप spouse open work permit apply करते हो with children or with your family in India. So आपकी जो family है for visa officer is anchor baby in India and उनको ऐसा लगता है जब आपकी study permit हो जाएगी you will go back to your children, your family back home. और जब आप अपने फैमिली को ही बुला लेते हो यहाँ पे, सो आपका रिस्क ऑफ ओवर स्टे है वो बढ़ जाता है। सो इसके वजह से जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। और एक बात दोस्तों सच है लेकिन आप सबको कड़वी लगेगी, वो ये है कि जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट इज़ टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ वीज़ा ऑफिसर। दूसरा आपको याद रखना चाहिए पॉइंट कि जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है ये एक प्रिविलेज है, ये कोई गारंटी वीज़ा नहीं है, इट्स अ प्रिविलेज विच द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा गिव्स अस। तीसरा पॉइंट, आप स्टडी करने जब कैनेडा आते हो सो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वीज़ा ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप स्टडी परमिट के लिए अपने स्पाउस को भेजते हो सो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है स्टडी लेना, ना कि फैमिली यूनिफिकेशन। सो वीज़ा ऑफिसर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ओपन वर्क परमिट है इज़ नॉट फैमिली यूनिफिकेशन। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू गेट एजुकेशन एंड ग्रो इन योर करियर प्रोफेशनली। सो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो दैट इज़ द ट्रूथ गाइस। सो मेक श्योर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर स्पाउस ओपन वर्क परमिट you have a really strong reason and for the visa officer to convince him you will return to your country after the studies is over. I hope this video helped you to get some important insight, some important information for
spouse open work permit rejection reasons? If so, please do comment, subscribe and like this video. आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.